हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मराठा साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी हम केंद्रीय, प्रांतीय, ग्राम व न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मराठा प्रशासन। शिवाजी एक अच्छे सेनानायक के साथ साथ उच्च कोटि के सफल प्रशासक भी थे। शिवाजी ने एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। मराठा प्रशासन में राज्य की सारी शक्तियां राजा के ही हाथों में ही थी। राजा पर किसी का नियंत्रण नहीं होता था। सभी अधिकारियों की नियुक्ति व उनके पदों से हटाने का कार्य राजा का ही था। राजा का कार्य प्रजा की सुरक्षा करना, जनता में नैतिकता का विकास करना, सभी धर्म के प्रति समान भाव रखना व सभी को निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था करवाना था। मराठा प्रशासन में राजा ही उच्च अधिकारी होता था। सारी शक्तियां राजा में ही निहित होती थीं व राजा को किसी भी अधिकारी की नियुक्ति करने का अधिकार था व उसे पद से हटाने का भी अधिकार था। राजा की सहायता करने व शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी। इस मंत्री परिषद में 8 मंत्री होते थे, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। इस परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। इन मंत्रियों को एक एक विभाग दिया जाता था। इन मंत्रियों का मुख्य कार्य राजा को प्रशासन चलाने में मदद करना होता था। मंत्री परिषद राजा को परामर्श देती थी, परंतु राजा इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। अष्टप्रधान के 8 मंत्री इस प्रकार थे। मराठा प्रशासन में शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजा की मदद मंत्री परिषद करती थी। उन मंत्री परिषद का ब्यौरा इस प्रकार है। इन अष्टप्रधान अधिकारियों में सबसे ऊपर पेशवा होता था। पेशवा प्रधानमंत्री होता था। इस पद पर वह नियुक्त होता था जिसका व्यक्तित्व ऊंचा होता था। पेशवा में उच्च कोटि की स्वामी भक्ति व राजभक्ति जैसे गुण होना अनिवार्य थे। पेशवा का प्रमुख कार्य शासन के कार्य कुशलता व राज्य के अधिकारियों के कार्यों में संतुलन बनाए रखना था। नेक्स्ट था हमारा अमात्य। अमात्य मंत्री परिषद का दूसरा मंत्री अमात्य था। अमात्य अर्थ विभाग का प्रधान होता था। अमात्य राज्य की आय व्यय का ब्यौरा रखता था। मंत्री परिषद में तीसरा स्थान मंत्री का होता था। मंत्री का कार्य दरबार की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण रखना था। मंत्री राजा के भोजन का भी प्रबंध करता था। सचिव का स्थान चौथा था। इसका प्रमुख कार्य पत्र व्यवहार करना व राजकीय पत्रों को तैयार करना था। यह परगनों की आमदनी का हिसाब भी रखता था। सुमंत सचिव के बाद अगला स्थान सुमंत का था। सुमंत विदेश मंत्री होता था। इसका कार्य विदेशी मामलों में और शत्रु से युद्ध व संधि में राजा को परामर्श देना होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। इसका प्रमुख कार्य सैनिकों की नियुक्ति, सेना का संगठन, रसद व उन्हें प्रशिक्षण देना था। सेना द्वारा युद्ध में जो धन लूटा जाता था उसका हिसाब रखना भी सेनापति का ही कार्य था। पंडित राव राजपुरोहित होता था। पंडित राव का मुख्य कार्य धार्मिक रीति रिवाज के नियम बनाना और जाति पाति के झगड़ों का निर्णय करना होता था। न्यायाधीश न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था। इसका मुख्य कार्य राज्य के न्याय की व्यवस्था करना था। न्यायाधीश दीवानी व फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों को सुनता था। मंत्री परिषद में सेनापति को छोड़कर सभी 7 मंत्री ब्राह्मण ही होते थे। सभी मंत्रियों को युद्ध का संरक्षण करना पड़ता था। इसमें न्यायाधीश व पंडित राव को छूट थी। जो अष्टप्रधान के सभी मंत्री थे उनको युद्धों में पार्टिसिपेट करना होता था। इसमें न्यायाधीश व पंडित राव को छूट थी। सभी मंत्रियों को राज्य के राजकोष से वेतन दिया जाता था।
मराठा प्रशासन में प्रधान स्रोत उसकी सेना ही थी। शिवाजी से पहले मराठा सैनिक 6 महीने सेना में व 6 महीने खेतों में कार्य किया करते थे, परंतु शिवाजी ने इस व्यवस्था को समाप्त करके सेना को स्थायी करने की व्यवस्था की। शिवाजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया और एक स्थायी सेना का गठन किया। मराठा सेना को 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, मराठा प्रशासन में शिवाजी का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने जो सेना थी उसको स्थायी रूप दिया था। इससे पहले जो सैनिक थे वो 6 महीने तो कृषि का कार्य करते थे और 6 महीने वह सेना में कार्य करते थे, परंतु शिवाजी ने इस व्यवस्था को समाप्त करके सेना को स्थायी रूप प्रदान किया। मराठा सेना को 3 भागों में बांट सकते हैं: अश्वरोही सेना, पैदल सेना, जल सेना। अश्वरोही सेना में 2 प्रकार के अश्वरोही, पहले बारगीर और दूसरे सिरेदार होता था। बारगीर को प्रत्यक्ष वेतन व राज्य की तरफ से युद्ध सामग्री दी जाती थी। सिलेदार अश्वरोही युद्ध हेतु शस्त्रों का प्रबंध स्वयं करता था। सिलेदार को बारगीर की अपेक्षा अधिक वेतन मिलता था। अश्वरोही सेना का संगठन पागा कहलाता था। शिवाजी ने घोड़ों को दागने व घोड़ों का हुलिया लिखवाने की व्यवस्था की थी। पैदल सैनिक को पायक कहा जाता था। 9 पायकों का मुख्य नायक कहलाता था। 5 नायकों पर 1 हवलदार होता था। 2 व 3 हवलदारों के ऊपर जुल्मादार होता था। मराठा प्रशासन में जल सेना का विशेष महत्व था। जल सेना में 400 जहाज थे। सेना में बड़ी नाव व 5 प्रकार की युद्धपोतें भी थी। मराठा प्रशासन में तोपखाने के लिए एक अलग विभाग बनाया गया था। शिवाजी की सेना में 200 तोपें थी। मराठा शासक स्वयं तोपें न बनाकर फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों व अंग्रेजों से तोपें खरीदते थे। मराठा प्रशासन में सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था थी। इसमें सैनिकों को जागीर व भूमि की व्यवस्था नहीं थी। शिवाजी ने मराठा सरदारों को एकत्र करके एक राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी, जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी। मराठा प्रशासन में आय का प्रमुख साधन भूमि कर, व्यापारिक कर, चौथ व सरदेशमुखी कर थे। राज्य को भूमि के क्रय विक्रय, इनामी कर, शिल्पियों व व्यापारियों पर लगने वाले कर से भी आय प्राप्त होती थी। चौथ कर पड़ोसी राज्यों पर लगने वाला एक विशेष कर था। चौथ कर मराठों को एक राज्य को किसी तीसरी शक्ति की आक्रमण से बचाने के एवज में दिया जाता था। चौथ कर था जो ये पड़ोसी राज्य पर लगाया जाता था। किसी एक राज्य को दूसरे राज्य के अटैक से बचाने के लिए ये कर लिया जाता था। इसमें यह अपनी सैनिक सहायता भेजते थे और उस राज्य की पूरी सुरक्षा करते थे। शिवाजी स्वयं को संपूर्ण महाराष्ट्र का सरदेशमुखी मानते थे, अर्थात वह स्वयं को 10वें भाग का अधिकारी मानते थे। यह कर प्रदेश की आय का 1/10 होता था। मराठा प्रशासन में चौथ व स्वदेशमुखी कर दोनों ही पड़ोसी राज्य से लिए जाते थे। चौथ कर भी पड़ोसी राज्य पर लगाया जाता था और सरदेशमुखी कर भी पड़ोसी राज्य से लिया जाता था। यह आय का 1/10 भाग होता था। मराठा न्याय व्यवस्था हिंदू धर्मशास्त्रों पर आधारित थी। धर्मशास्त्रों के अनुसार न्याय दिया जाता था। धर्मशास्त्रों के अनुसार न्याय दिया जाता था। मराठा साम्राज्य में न्याय व्यवस्था उच्च कोटि की थी। निर्णय हिंदू परंपराओं व नियमों को ध्यान में रखकर दिए जाते थे। निर्णय धर्मशास्त्रों के अनुसार होते थे, परंतु नियमों का विश्लेषण पंडितों द्वारा किया जाता था। न्याय देने के लिए न्यायाधीश का ब्राह्मण होना व धर्मशास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक था। न्यायाधीश दीवानी व फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों को सुनता था, परंतु कभी कभी फौजदारी मुकदमों का निर्णय पटेल नामक अधिकारी भी करता था।
न्यायाधीश द्वारा सजा दी जाती थी, परंतु अंतिम निर्णय राजा के हाथों में ही था। राजा का निर्णय सर्वमान्य होता था। गांव में ग्राम पंचायतें होती थी। गांव वालों के झगड़ों का फैसला ग्राम पंचायतें करती थी। ग्राम का प्रधान मुखिया होता था। मराठा साम्राज्य विशाल था, इस कारण केंद्र पूरे राज्य प्रशासन चलाने में सक्षम न था। इस कारण राज्य को 4 भागों में विभक्त किया गया था। पहले केंद्रीय प्रशासन, दूसरा उत्तरी प्रांत, तीसरा दक्षिण प्रांत, चौथा दक्षिण पूर्वी प्रांत। केंद्रीय प्रांत का प्रशासन राजा के हाथों में ही था। उत्तरी प्रांत में मुंबई, कोंकण, दक्षिण सूरत, बगलान व पूना के दक्षिण भाग आदि आते थे। दक्षिण प्रांत में कोंकण, सावंतवाड़ी, उत्तरी कनारा व समुद्री तटीय प्रदेश आते थे। दक्षिण पूर्वी प्रांत में सतारा, कोल्हापुर, बेलगांव, धारवाड़, कपाल आदि आते थे। मराठा प्रशासन में प्रांतपतियों की नियुक्ति राजा के द्वारा ही होती थी। प्रत्येक प्रांत में सेना रहती थी जो सेनापति के अधीन होती थी। प्रांत को परगनों में बांटा गया था। परगनों का अधिकारी आधुनिक जिला अधिकारी के समान ही होता था। परगनों को तरफ में विभाजित किया गया था। इन तरफ के अधीन कुछ गांव होते थे। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होता था। पटेल गांव ग्राम शासन का अधिकारी होता था। गांव में स्थानीय स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतें होती थीं। ग्रांड डफ ने शिवाजी के प्रशासन व्यवस्था की प्रशंसा में लिखा है कि उनकी शासन व्यवस्था जनता के लिए हितकर व सुखदायक थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।